दूसरा दिन बहुत ही पुरसुकून था और कोई ऐसी कैफियत नहीं हुई जो परेशान कर सके। मामूल के मुताबिक आज शायद उससे एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन रात को तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था जब किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो एक शख्स को सामने खड़े हुए पाया। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कौन है और कहाँ देखा है इसे। उसने कहा, महाराज, मुझे कुमारी सुमन ने भेजा है। सुमन कुमारी? हाँ, क्या बात है? महाराज, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? मगर क्यों? बस महाराज, घर के मुलाजिम हैं, हम नहीं जानते, हमें उन्होंने हुक्म दिया तो हम आ गए। एक बात बताओ। जी महाराज। क्या रानी पूरन माशी को ये बात मालूम है कि कुमारी सुमन के कहने पर तुम मुझे बुलाने के लिए आए हो? नहीं महाराज। मैं एक लम्हे तक सोचता रहा, फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मगर तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ठीक है महाराज। मैं अपने कमरे में वापस आया। फिर इसके बाद मुख्तसर तैयारी की, क्योंकि आराम करने के लिए लेट चुका था। थोड़ा सा लिबास वगैरह तब्दील किया और फिर उस शख्स के साथ चल पड़ा। वो आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ा ही फासले पर चलकर मैं चौंक पड़ा, क्योंकि वो ये रास्ता नहीं था जिधर से मैं पहली बार सुमन कुमारी से मुलाकात के लिए गया। मैंने उसे रास्ते ही में टोक दिया। इधर कहाँ? आइए महाराज, आप चिंता न कीजिए। मतलब क्या है? ये रास्ता ज़रा मुख्तलिफ है, आप मुझे शक की निगाहों से न देखिए। सुमन कुमारी जी ने यही हदायत की है। क्या मतलब? उन्होंने कहा है कि आपको एक ऐसे रास्ते से लाऊं जहां कोई आपको देख ना सके। उसने जल्दी से जवाब दिया और खामोश हो गया, लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस जाग रहा था। इसके बाद मैंने मुलाजिम से कुछ नहीं पूछा। अलबत्ता कुछ ही देर के बाद मैंने इस जगह को पहचान लिया जहां मैं पहली बार सुमन कुमारी से मिला था। अलबत्ता जब मैं सुमन कुमारी के कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने सुमन कुमारी की बजाय किसी और को ही देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। मैं गुंग रह गया। चूंकि राजा केदारी कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब से तासुरात थे। आप? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, हाँ पाशा, मैं हूं। उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन मैंने उसकी आवाज में तंज नुमाया महसूस किया। एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया और कहा, लेकिन आप तो गए हुए थे। हाँ, मैं गया हुआ था। तो वापस कब आए आप? जवाब में राजा केदारी के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, बहरहाल आ गया, ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप मुझे इस तरह यहां देखकर परेशान हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने अजीब से लहजे में पूछा। राजा केदारी के अंदाज से पता चल रहा था जैसे मेरे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हो गया हो। उसके लहजे का हल्का सा तंज इसी बात का इजहार करता था। और मैं यहाँ उनका मेहमान था। ना मुझे रानी पूरन माशी से कोई खास दिलचस्पी थी और ना ही राजा केदारी से। अली फैजान पाशा ने मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए भेजा था, मैं उसी के तहत काम कर रहा था। मैंने राजा केदारी से कहा, कुछ अजीब सा अंदाज है आपका राजा साहब, और आपको पता है कि मैं इन तमाम बातों को नापसंद करूंगा। हाँ, सबसे ज्यादा तुम्हें मेरी अचानक यहाँ आमद पसंद ना आई होगी। आखिर क्यों? इसलिए कि तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की साजिश अधूरी रह गई। वेरी गुड। गोया अब इस सिमत से चलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं आप? अफसोस है, मुझे अफसोस है, लेकिन हसन पाशा, अब तुम खुद अपने जाल में फंस गए हो। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि आपने मेरे लिए कोई जाल तैयार किया है और मैं उसमें फंस गया हूं, तो कोशिश कीजिए कि मुझे नुकसान पहुंचे, वरना दूसरी सूरत में आपको खुद नुकसान पहुंच सकता है। ये बात मैं जानता हूं, राजा केदारी आहिस्ता से बोला। उसके अंदाज पर गुस्सा आ रहा था मुझे। बात अगर फैजान पाशा की ना होती तो मैं इन लोगों को दुरुस्त करके रख देता, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त किया और आहिस्ता से कहा, अगर आपको कोई गलत फहमी हो रही है तो उसे अपने जहन से निकाल दीजिए राजा साहिब। नहीं, बल्कि यूं समझो कि जिस तरह तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो वो तरीका नाकाम हो गया है और तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आपकी इन बातों के जवाब में मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि आपको कोई शदीद गलत फहमी हुई है। नहीं, मेरी गलत फहमी तो पुलिस के वो अफराद जरूर दूर कर देंगे जो अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें अपनी तहवील में लेने वाले हैं। पुलिस? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, आप सोच लीजिए राजा साहब, आपने जिस अंदाज में मुझे अपना मेहमान बनाया है उसके बाद क्या आपके इस सलूक की गुंजाइश रह जाती है? मैं तुम्हें अपने तौर पर मुआफ कर सकता हूँ हसन पाशा। खूब, वो क्या तरीका होगा? सुनो, मैं तुम्हें यह बताना जरूरी समझता हूँ कि मेरे और रानी पूरनमाशी के खिलाफ एक बदतरीन साजिश की जा रही है, और इस साजिश की जड़ें ना जाने कहां कहां तक फैली हुई हैं। मैं उन जड़ों के बारे में जानना चाहता हूं। तुम ये समझ लो कि मैं ज़बरदस्त इख्तियारात का मालिक हूं, और उन इख्तियारात से इतना काम ले सकता हूं कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि मुझे इस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात फराहम करो और मुझे इन साजिशों के सरगना तक पहुँचाओ। ठीक है, अली फैजान पाशा से इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के बाद ही आपसे कोई गुफ्तगू कर सकता हूँ। अली फैजान पाशा? राजा केदारी अजीब से अंदाज में हंसा। जी ठीक है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तब भी तुम्हें उसके लिए
पुलिस के ही जराए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पुलिस? वो क्यों? इसलिए कि अली फैजान पाशा पुलिस के कब्जे में है। क्या मतलब? वो नाम निहाद अली फैजान पाशा, या फिर? राजा केदारी के लहजे में वो राहट पैदा हो गई। या फिर? नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हारी जो कुछ मैं बताऊंगा। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, वक्त लगेगा इसमें। राजा केदारी, अचानक ही आपका रवैया मेरे साथ बहुत खराब हो गया है। अगर आप मुझे इतना ही बेबस समझते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके खिलाफ कुछ करने के बारे में सोचूं। अली फैजान पाशा को कब से जानते हो? राजा केदारी ने कहा। मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता उस वक्त तक जब तक तमाम हकीकतों का इजहार मुझ पर ना हो जाए। मैंने कहा। मेरी बात का जवाब दो। हो सकता है तुम इस जाल में नए नए फंसे हो। कैसा जाल? अच्छा, सिर्फ ये बताओ, विक्रम सिंह से तुम्हारी कितनी वाकफियत है? कौन विक्रम सिंह? विक्रम सिंह, वो विक्रम सिंह जो बहुत ही खतरनाक शख्सियत का मालिक है। मैं विक्रम सिंह को नहीं जानता। मैंने कहा। राजा केदारी पुरख्याल अंदाज में गाल खुजाने लगा, फिर बोला, आओ यहाँ बैठो। इस बार उसका रवैया कुछ नरम हो गया। मेरे दिल में गुस्से की लहरें उभर रही थीं और मेरा यह गुस्सा राजा केदारी को ना जाने कहां से कहां पहुंचा सकता था। लेकिन अब मैं सारी सूरत हाल को बर्दाश्त किए हुए था। मैं राजा केदारी के साथ एक सोफे पर बैठ गया। तुम जानते हो पूरनमाशी मेरी बीवी है, लेकिन वो मुझसे मुखलिस नहीं है। मेरी और उसकी शादी एक मजबूरी के तहत हुई थी। उस मजबूरी के बारे में तुम्हें बताया नहीं जा सकता। ठीक है, जो बात नहीं बताई जा सकती मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा भी नहीं। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम्हारा अली फैजान, या फिर उसके दूसरे नाम के मुताबिक विक्रम सिंह, हमारी बहादुर रानी पूरनमाशी का दस्ते रास्त है। तुम्हें शायद ये बात मालूम ना हो कि यह शख्स भी हमारे यहाँ मुलाजिम था। रानी पूरनमाशी के 2 बहन भाई हैं। सौतेली पूरनमाशी ने उन दोनों की जिंदगी खराब करके रख दी है। उसका एक सगा भाई और था जो दर हकीकत रियासत का मालिक था। सगा भाई? मैंने सवाल किया। क्या नाम था उसका? गजराम सिंह। वो कहाँ गया? उसे बचपन में ही अगवा कर लिया गया और उसे अगवा करने वाला इस रियासत का दीवान। लेकिन यह सच है कि गजराम सिंह एक हादसे में इत्तफाकी तौर पर हलाक हो गया और विक्रम सिंह को रानी पूरनमाशी ने अपने काम के लिए मामूर किया और इसके लिए उसने बड़ी रकम भी उसे दी। असल में पूरनमाशी खुद उस वक्त इतनी मासूम थी, इसलिए यह साजिश एक और शख्स ने की जो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता था। लेकिन वो शख्स भी हादसे में हलाक हो गया क्योंकि रानी पूरनमाशी को यह बात मालूम थी कि उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाया गया है। चुनाचे वो खुद भी इस पर यकीन रखती थी, जबकि विक्रम सिंह ने अपने तौर पर कुछ और ही सोचा। उसने ये फैसला किया था कि रानी पूरनमाशी से यह रकम लेने के बाद यहाँ से रूपोश रहेगा और इसके बाद जिस तरह भी हो सकेगा गजराम सिंह को मंजरेआम पर ले आएगा। इस तरह 2 सूरतें थीं, यानी कि वो गजराम सिंह के नाम पर पूरनमाशी को ब्लैकमेल करेगा और रियासत के खजाने खाली कराएगा, और अगर वो इसके लिए तैयार ना हुई तो फिर गजराम सिंह को इन तमाम रियासत के खजानों के मालिक की हैसियत से मंजरेआम पर लाएगा और इस तरह उसे राजा बनाकर अपना उल्लू सीधा करेगा। लेकिन गजराम सिंह की अचानक मौत ने विक्रम सिंह को बदहवास कर दिया और वो यहाँ से रूपोश हो गया। कुछ अरसे के बाद उसने तमाम तफसीलात पूरनमाशी को बताई और यह भी कहा कि इस सिलसिले में उसे माकूल रकम दे, वरना वो इस राज को फाश कर देगा। पूरनमाशी ने बौखलाते हुए ये सूरत हाल मेरे बाप को बताई और उन्होंने विक्रम सिंह को गिरफ्तार करवा दिया और उसको कैद हो गई। लेकिन इस दौरान वो ये भी सोचते रहे कि किसी तरह रियासत गैरों के कब्जे में न जाने पाए। चुनाचे उन्होंने बहालत मजबूरी मेरी शादी पूरनमाशी से कर दी। पूरनमाशी एक मुंतशिर मिजाज की मालिक औरत है। उसने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन जहनी तौर पर उसने मुझे कबूल नहीं किया। शायद तुम इस बात का यकीन ना करो कि उसने खुद मेरे पिता को कत्ल करवा दिया और बज़ाहिर मेरी हमदर्द ही बनकर रही, लेकिन दर पर्दा वो मेरे खिलाफ साजिशें करती रही थी। असल में उसके जहन ने शुरू ही से मुझे कबूल नहीं किया था और मैं इसकी वजह से राजा केदारी बन गया। सच्ची बात यह है कि मुझे हुकूमत की कोई परवाह नहीं थी। अलबत्ता अपने बाप के कातिलों से बदला लेने का मैंने भी फैसला कर लिया। और ये बात तो बहुत बाद में मालूम हुई मुझे कि मेरे पिता की कातिल तो असल में मेरी बीवी पूरनमाशी ही है। मैंने चूंकि अपने पिता की मौत पर यह कसम खाई थी कि उनके कातिलों से इंतकाम लूँगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर मैंने पूरनमाशी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। सारे मामला तो मेरी नज़र में थे ही। मैं बेहतरीन तरीके से अपना काम चला रहा था और पूरनमाशी को कभी मैंने उसकी साजिशों में कामयाब नहीं होने दिया। और फिर अचानक ही अली फैजान पाशा मेरे सामने आया, एक बदले हुए रूप में। वो अली फैजान पाशा बना हुआ था, वरना हकीकतन वह विक्रम सिंह है और उसने तुम्हें हसन पाशा की हैसियत से पेश किया। इसके साथ ही उसने ढके चुपे अल्फाज में इस बात का ऐलान भी कर दिया कि गजराम सिंह की मौत या कत्ल एक बहाना थी और दरअसल उसने गजराम सिंह को अपनी तहवील में रखा हुआ है और अब वो गजराम सिंह को दुनिया के सामने लाना चाहता है। तुम कौन हो और क्या हो ये कोई भी नहीं जानता।
लेकिन तुम्हारे अंदाज देखने के बाद कोई भी शख्स ये बात कह सकता है कि तुम किसी बड़ी शख्सियत के मालिक हो। जानते हो इसके बाद क्या होना था? विक्रम सिंह अली फैजान पाशा का रूप धार कर विक्रम सिंह की हैसियत से सामने आता और तुम्हें गजराम सिंह बनाकर हमारे सामने पेश करता। वो डबल खेल खेल रहा था। एक तरफ वो अली फैजान पाशा बनकर रानी पूरन माशी को अपने जाल में फांसे हुए था। रानी पूरन माशी भी ये बात नहीं जानती कि असल में वो विक्रम सिंह है। बहरहाल जो कुछ हुआ वो तुम्हारे जरिए और उसके जरिए हुआ, और इस तरह उसने ना सिर्फ रानी पूरन माशी को बल्कि मुझे भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। बहरहाल इसके बाद बहुत सी तब्दीलियां हुई और पूरन माशी ने तुम्हें देखा और उसे यकीन हो गया कि तुम ही गजराम सिंह हो। उसने मुझे सूरत हाल बताई और मुझसे कहा कि जिस तरह भी बन पड़े तुम्हें यहाँ लाया जाए और एक मोहरे की हैसियत से तुम्हें इस्तेमाल किया जाए और आखिरकार किसी हादसे का शिकार कर दिया जाए। लेकिन तुम्हारे फैजान पाशा ने या विक्रम सिंह ने इस बात से इख्तलाफ किया। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ ज़रूर लाया जाए, लेकिन एक मोहरे की हैसियत से यहाँ रखा जाए, और अगर किसी को गलत सूरत हाल बताने आए तो उसे रियासत के मालिक की हैसियत से पेश कर दिया जाए। तुम जानते हो कि बदकिस्मती से मेरे यहाँ औलाद नहीं। मैं यही चाहता था कि रियासत मेरे ख़ानदान में रहे। चुनाचे तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं तुमसे माजरत करके यहाँ से रूपोश हो गया और दर हकीकत यहाँ रहकर तुम्हारे और विक्रम सिंह के बारे में छानबीन करने लगा। उस छानबीन के नतीजे में सारी सूरत हाल का मुझे इल्म हुआ और फिर इसके बाद मेरे लिए भी ज़रूरी था कि मैं अपना बचाव करूं। तुम्हारा दोस्त फैजान पाशा या विक्रम सिंह गिरफ्तार हो चुका है और रानी पूरन माशी की साजिश भी मंजरेआम पर आ चुकी है, और इसके बाद जो कुछ होगा वो भी तुम्हारे इल्म में आ जाएगा, क्योंकि अब तुम लोगों का खेल खत्म हो गया। रानी के बारे में तमाम सूरत हाल सबूतों के साथ पेश कर दी जाएगी और ये बात दुनिया के इल्म में आ जाएगी कि वह रियासत के खिलाफ साजिश कर रही थी और अब इस काबिल नहीं रही है कि रियासत की रानी कहलाए। मैं हैरत से मुंह खोले ये तमाम बातें सुन रहा था और शशतर था कि ये असल में क्या हो रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं निहायत उलझन का शिकार था, लेकिन फिर मैं संभल गया। मैंने राजा केदारी को मज़ाक़ खेज निगाहों से देखा। बेवकूफ़ आदमी खुद को बहुत ज़हीन समझ रहा है। मुझे नहीं जानता, लम्हों में बिसात उलट दूंगा। सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या हूँ, लेकिन देखना तो चाहिए। इतना वक्त इन लोगों के साथ बर्बाद किया है और सबसे अनोखी शख्सियत अली फैजान, क्या वो वाकई एक गैर मुस्लिम है? और अब तक उसने मेरे साथ भी धोखा किया है। राजा केदारी ने कहा, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम जिसके लिए मेरे जहन में बड़े अच्छे ख्यालात थे उसके आलाकार निकले और तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बस कहानी की ज़रूरत नहीं है राजा केदारी। अब ये बताओ कि इरादा क्या है तुम्हारा, और ये भी बताओ कि क्या अली फैजान की गिरफ्तारी के बारे में तुमने मुझे जो कहानी सुनाई है वो सच है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अरे भाई, अपना तारुफ ही कराते रहोगे। मैंने तुमसे कुछ सवालात किए हैं। अपने आप को क्या समझते हो तुम? मेरे भाई कुछ भी नहीं समझता। किसने कह दिया तुमसे कि मैं कुछ हूँ? मैंने कुछ सवालात किए हैं। तुम्हारा दिमाग ऐसे दुरुस्त नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने कहा और फिर दरवाजे की तरफ रुख करके किसी को आवाज़ दी। मैंने गहरी सांस लेकर आने वालों को देखा। महकमा पुलिस के अफराद थे और अच्छी खासी शख्सियतों के मालिक मालूम होते थे। वो अंदर आ गए, दोनों पिस्तौल ताने हुए थे। मेरे जहन में तजस्सुस ज़रूर था कि रानी पूरन माशी का क्या हुआ, वो लड़की सुमन कुमारी और श्यामराज कहाँ गई, और क्या वाकई अली फैजान गिरफ्तार हो गया। लेकिन इस वक्त इन सारी बातों के बारे में तजस्सुस करना बिल्कुल बेमकसद था। सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई थी और मेरे सामने पुलिस ऑफिसर मुझे गिरफ्तार करने के लिए तैयार थे। राजा केदारी ने कहा, ये हैं हसन पाशा। असल नाम क्या है इनका? जी, आप खुद ही मालूम कर सकते हैं। तो फिर इन्हें ले जाएं हम लोग। जाहिर है अब इसकी क्या गुंजाइश है। मालूमात हासिल कर इनसे सब तफसीलात का पता आपको इन्हीं के जरिए चलेगा। आइए महाराज, क्या ख्याल है आपका? चलिए, अब क्या कहा जा सकता है? मैंने शाने उचकाकर कहा और बिल आखिर पुलिस वाले मुझे लेकर चल पड़े। बाहर गाड़ी में बैठकर भी मेरे जहन में कई सवालात थे। सूरत हाल को तब्दील करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी तो दिल पर थी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल मुझे लॉकअप में डाल दिया गया। पुलिस का जो रवैया मेरे जैसे आदमी के साथ हो सकता था, जाहिर है उसमें कोई खास तब्दीली नहीं थी। लॉकअप में बैठकर मैं सोचों में डूब गया। अली फैजान के बारे में जब भी सोचता, जहन ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं होता कि पहली बात तो ये कि वो कोई मुसलमान शख्सियत नहीं है, दूसरी बात ये कि क्या वो वाकई गिरफ्तार हो गया। वो तो एक आलम था, उसने तो एक लंबा जाल फैलाया हुआ था। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने दांत पीस कर कहा, रजब अली, फौरन मेरे सामने आओ वरना अच्छा नहीं होगा। 4-5 आवाज़ें मैंने उसे दी, लेकिन रजब अली की तरफ से कोई जवाब सुनाई नहीं दिया और मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। जाहिर है बेचारा जिन मुश्किलात से दो चार था, इसके बाद मैं उस पर नाराज़ भी नहीं हो सकता था। ये गिरफ्तारी दिलचस्प थी, अलगर्ज सूरत हाल खासी तब्दील हो गई थी।
पूरा दिन गुजर गया और मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। लेकिन शाम को तकरीबन 6:30 बजे के करीब मुझे लॉकअप से निकालकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। वहां राजा केदारी के साथ चंद और अफराद भी मौजूद थे। सबके चेहरों पर अजीब से तासुरात, और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो सब चौंक कर मुझे देखने लगे। खासे लोग नए चेहरों के मालिक थे। राजा केदारी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने गुर्राए हुए लहजे में कहा, और ये जानता होगा, यकीनन जानता होगा। उसने कहा, आप जरा सी खामोशी इख्तियार कीजिए राजा साहब, ये जानता है तो हमें जरूर बताएगा। सुनो तुम लोग, मैं सिर्फ तुमसे यही बात कहता हूं कि अगर तुम्हारे जहन में कोई गलत बात है मेरे बारे में तो उसे बराह करम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, और बेहतर है कि मेरे साथ कोई ऐसा सलूक ना करो जो तौहीन आमेज हो। महाराजा साहब, आपकी हैसियत क्या है? पहले तो आप हमें इस बारे में समझा दीजिए। एक बिल्कुल बेमकसद और बेकार सा आदमी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ही आप लोगों से अर्ज कर दूं कि बाइज्जत हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोई गलत सलूक किया तो आप मुश्किलों का शिकार हो सकती हैं। लंबी चौड़ी जिसामत के मालिक एक शख्स ने, जो जवान था और चेहरे से काफी सख्तगीर मालूम होता था, अपनी जगह से उठकर मेरी ठोड़ी के नीचे अंगूठा रखा, मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बोला, मेरा नाम जानते हो क्या? तारुफ तो आप बहुत अच्छे तरीके से करा रही हैं। शमशेर सिंह है मेरा नाम। ठीक, और मैं महकमा पुलिस का अफसर आला हूँ। जी हाँ, आपकी वर्दी से पता चल रहा है। और लोगों का ख्याल है कि अगर मैं इंसानी शक्ल में ना होता तो यकीनन दरिंदा होता। बड़े बदतमीज लोग हैं जो आपके बारे में इस किस्म के ख्यालात रखते हैं, मैंने कहा, और चंद लोगों के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शमशेर सिंह उसीले लहजे में बोला, मजाक कर रहे हो? अगर ये भरपूर हाथ तुम्हारे मुंह पर मार दूं तो तुम्हारा एक जबड़ा टूट जाएगा। कोशिश करें कि ऐसा ना हो, मैंने कहा, और लोग फिर मुस्कुरा दिए। इसलिए बेहतर यही है कि जो सवाल तुमसे किया जाए उसका जवाब शराफत से दो। बहुत बेहतर, मैंने गर्दन खम करके कहा, और शमशेर सिंह ने अपना अंगूठा मेरी ठोड़ी के नीचे से निकाल लिया और फिर वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। देखो, अली फैजान के बारे में हमें तमाम तफसीलात चाहिए, और ये भी बताओ कि वह विक्रम सिंह से अली फैजान कब और कैसे बना, तुम्हारा उसका साथ कहाँ से हुआ? ठीक, असल में बस इत्तफाकिया तौर पर मेरी और उसकी मुलाकात हो गई थी। मेरा नाम हसन पाशा और वो अली फैजान पाशा था। सिर्फ पाशा के हवाले से हम दोनों एक दूसरे से मुतारिफ हुए, और बस इसके बाद हमने साथ रहना शुरू कर दिया। राजा केदारी बताती हैं कि तुम लकीरों के किसी फ़न से वाकफियत रखते हो। हाँ, मेरा और राजा केदारी का तारुफ इसी हवाले से हुआ था। क्या है वो फ़न? उनमें से एक ने पूछा। कोई ख़ास नहीं, जायचे टाइप की एक चीज़ होती है, बस उससे इंसान के बारे में मालूमात हासिल हो जाती हैं। और क्या वो फ़न फ्रॉड नहीं है? नहीं। गोया अगर तुमसे कहा जाए कि एक बार फिर उसका मुजाहरा करो तो क्या तुम कर दोगे? ये पुलिस कमिश्नर था जिसने ये अल्फाज कहे। जाहिर है इस वक्त तो मैं आपका कैदी हूँ, अगर आप कहेंगे तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, मेरा जायचा बनाओ और मुझे बताओ कि मेरी क्या कैफियत है। सर, पहले आप मुझे ये बताइए कि कितनी दूर तक बात मालूम करना चाहते हैं? मतलब ये कि एक वक्त होता है। वैसे तो आपका माजी बहुत तवील है, और यहाँ सबके सामने मेरे ख्याल में अपने माजी के बारे में सवाल करना मुनासिब नहीं होगा। बहुत माहिर मालूम होते हो। एक हफ्ते के अंदर मेरे साथ क्या हुआ है, चलो ये बता दो तुम। बहुत बेहतर, बस ज़रा कागज़ पेंसिल दे दीजिए मुझे। सूरत हाल ही बदल गई थी। यहाँ तक कि राजा केदारी भी एक बार फिर इस जानिब मुतवज्जा हो गया और दिलचस्पी लेने लगा। मैंने कागज़ पर उसकी तस्वीर बनाई, एक खाली जिस्म जिसमें मैंने अपने इल्म के मुताबिक लकीरें खींच दी। फिर मैंने कमिश्नर साहब से कहा, आपका नाम दिलेर सिंह है। वाह, बड़ी बात बताई है तुमने, लेकिन आप बहुत नरम दिल इंसान हैं। अपने नाम के बिल्कुल उलट बहुत से लोगों से आप खौफजदा रहते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त आपकी बेगम साहिबा हैं, जिन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर आपसे कहा था कि वो 1 महीने के लिए किसी पहाड़ी मुकाम पर जाना चाहती हैं और आप इसके लिए छुट्टी ले लें, लेकिन आपने अपनी मसरूफियात की बिना पर छुट्टी नहीं ली। बेगम साहिबा इस कदर ख़तरनाक है कि इस वक्त आपकी कमर में कूल्हे के पास एक ज़ख्म है, जिसके बारे में आपने किसी को कुछ नहीं बताया। चलिए छोड़िए इस बात को कमिश्नर साहब, अभी चंद रोज़ पहले, गालिबन 3 या 4 दिन पहले की बात है, आपको आपके अफसर आला ने तलब किया था, और बकवास मत करो और खामोश हो जाओ, कमिश्नर साहब ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, और मैंने शाने हिलाकर वो तस्वीर फाड़ दी। अब लकीरें बोल रही थीं तो मैं क्या करता। तमाम लोगों की आंखें हैरत से फैली हुई थीं। राजा केदारी ने कहा, मैं आज भी इस शख्स के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखता हूँ। ये वाकई अपने फ़न का माहिर है और इसने मुझे भी बहुत मुतासिर किया, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये अली फैजान, मेरा मतलब है कि विक्रम सिंह के जाल में कैसे फंसा। मैं किसी विक्रम सिंह के जाल में नहीं फंसा। अलबत्ता मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया राजा केदारी, और मेरे साथ तुम जो ये सलूक कर रहे हो वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। खैर छोड़, आप लोग गैर ज़रूरी बातों में उलझ गए हैं, शमशेर सिंह ने कहा। ओ हाँ वाकई,
असल बात इससे पूछो, कमिश्नर साहब ने कहा। ये बताओ विक्रम सिंह कहाँ है? क्या? मैं हैरत से चौंक पड़ा। यानी वो जिसको तुम अली फैजान कहकर मुखातिब करते हो। बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, वो कहाँ है? राजा साहब ने बताया था कि उन्होंने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। विक्रम सिंह फरार हो गया है। ओह, तो आपके ख्याल में क्या मैंने उसे फरार कराया है? तुमने फरार नहीं कराया है, लेकिन जितनी मालूमात तुम उसके बारे में रखते हो उसके तहत पता चल सकता है कि विक्रम सिंह इस वक्त कहाँ होगा। नहीं जनाब, बिल्कुल गलत है ये। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखो, सख्ती की जाएगी तुम्हारे साथ, वरना बता दो। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि मेरे साथ सख्ती ना करें तो बेहतर है। वरना क्या होगा? शमशेर सिंह ने कहा। कुछ नहीं होगा, बस आप लोगों को खुद ही अफसोस होगा, क्योंकि मैं इन मामलात से बहुत ज़्यादा मुतल्लिक नहीं हूँ। ऐसा करो, अभी इसे वापस पहुँचा दो। इस वक्त ये सारी मालूमात मुनासिब नहीं हैं। पहले अपने तौर पर थोड़े से काम कर लो। राजा साहब, ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें। विक्रम सिंह को हर कीमत पर गिरफ्तार होना चाहिए कमिश्नर साहब, वरना फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि उसे जानबूझकर फरार कराया गया है। अरे मैं कहता हूँ, एक खतरनाक आदमी को मैंने आपके हवाले किया। उसे गिरफ्तार करने और मंजरेआम पर लाने में किस तरह और किस मुश्किल का सामना करना पड़ा, ये बात आप नहीं मैं जानता हूँ, और आपने निहायत इत्मीनान से उसे फरार होने में मदद दी। नहीं राजा साहब, भला हम ये कर सकते हैं? हुआ ऐसा ही हुआ। बराहे करम आप ऐसा ना कहें। हम उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, और ये शख्स ये ज़रूर उसके बारे में जानता है, यही बताएगा उसके बारे में। आप मुतमईन रहें, हम कहीं ना कहीं विक्रम सिंह को तलाश कर ही लेंगे। फिर कमिश्नर के कहने पर मुझे वापस पहुंचाया गया तो मैंने होंठों पर मुस्कुराहट लाकर शमशेर सिंह को आंख मारी और अपने पीछे आने का इशारा किया। एक लम्हे के लिए वो हैरत में मुब्तला हो गया, लेकिन फिर किसी बहाने से बाहर निकल आया और मेरे करीब पहुंचकर बोला, क्या बात है, तुमने मुझे इशारा दिया था? हाँ शमशेर सिंह जी, पता नहीं क्यों आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप तरक्की हासिल करें। ज़रा किसी मुनासिब वक्त तन्हाई में मुझे अपने पास बुलाएं। ऐसे इंकशाफात करूँगा आप पर कि आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शमशेर सिंह एक लम्हा सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, ज़रा ये लोग चले जाएं। ओके। एक बार फिर मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया और मैं सोचों में गिरफ्तार हो गया। भाड़ में जाइए सारे के सारे, मुझे क्या लेना देना है इनसे। रजब अली ज़रा मिल जाए तो उससे पूछूं कि आखिर किस चक्कर में फंसा दिया उसने मुझे। कहानी तो मेरे इल्म में आ ही चुकी थी, आम सी बात थी। वही जायदादों के झगड़े, वही दौलत के हसूल की कोशिशें। कोई नई बात नहीं थी इन कहानियों में, तमाम कहानियाँ एक जैसी ही होती हैं। लॉकअप में बैठा हुआ मैं यही सोचता रहा कि विक्रम सिंह या अली फैज़ान फरार होकर कहाँ गया होगा। वैसे यकीन अब भी नहीं आता था कि अली फैज़ान एक मुसलमान आदमी नहीं है और लकीरों का शानदार इल्म जानने वाला अपने मुस्तकबिल से बेखबर क्यों रहा। झुंझलाहट सी तारी होने लगी। मास्क मेरे पास मौजूद था, वैसे इसकी हिफाजत के लिए मैंने हमेशा ही ऐसे इंतजामात किए थे कि वो कभी किसी गलत हाथ में न जा सके। इस वक्त भी वो मेरे पास और मेरी तहवील में था और अब मैं इसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर चुका था। बस मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब शमशेर सिंह मुझे अपने पास बुलाए, और इसके लिए तकरीबन रात के 12:30 बजे का वक्त मुमकिन हो सका। मुझे 2 कांस्टेबलों ने बाहर से आकर लॉकअप से निकाला। गहरी रात फैली हुई थी। थाने के अमले के अफराद बाहर हाल मुस्ताद थे, लेकिन बड़ी खामोशी तारी थी और एक अजीब सी कैफियत फिजा में रची हुई। एक बड़े से कमरे में जिसके बाहर मुसल्ला पुलिस वाले मौजूद थे मुझे पहुंचा दिया गया। अंदर शमशेर सिंह बैठा हुआ था और कोई मौजूद नहीं था। वो खासी अच्छे मूड में नजर आ रहा था। उसने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो, और मैंने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शमशेर सिंह ने मुझे सामने बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे सामने बैठ गया। फिर बोला, बताओ क्या बताना चाहते थे तुम मुझे? शमशेर सिंह जी, क्या आप अपना जायचा बनवाना पसंद करेंगे? बाद में। वैसे तुम मुझे बड़े कमाल के आदमी मालूम होते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई कमिश्नर की बीवी ने उन्हें मारा था? हाँ, कमिश्नर साहब की कमर खोलकर अगर देख लिया जाता तो जख्म उनकी कमर पर मौजूद था। शमशेर सिंह हंस पड़ा, फिर बोला, अंदाज़ा यही हो रहा था। और क्या उनको डांट भी पड़ी थी? बिल्कुल। देखो, हालांकि जुर्म संगीन है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करूंगा। असल में राजा केदारी बहुत बाइख्तियार आदमी है, वो ही गड़बड़ करेगा, वरना मैं तुम्हें अभी निकाल देता। अच्छा ये बताओ कि अली फैज़ान कहाँ है? उसके बारे में मालूमात हासिल हो जाएं तो मैं उसे बरामद कर लूँगा और मेरी बड़ी वाह वाह होगी। पहले तुम कम अज़ कम इस सिलसिले में मेरी मदद करो। आप एक काम करें। हाँ बोलो। ये वर्दी उतार दें। क्या मतलब? जो मैं कह रहा हूँ वो कर लें। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूँ मैं, मेरी बात तो मान लें। मतलब क्या है तुम्हारा? कमाल करते हैं आप शमशेर सिंह। जब आपने मुझे इतने एतमाद के साथ यहाँ बुलाया है तो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते आप।
मगर वर्दी से इसका क्या ताल्लुक? अगर उतार सकती हैं तो उतार दीजिए। तुम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे मेरे साथ? क्या इसकी गुंजाइश है? मैंने सवाल किया। क्या मतलब? आपके साथ फ्रॉड करके क्या मैं यहाँ से निकल सकूंगा? नहीं। तो फिर क्या फ्रॉड करूंगा? मगर यार कोई तरीके की बात करो। ना माने आप। भला विक्रम सिंह के बारे में मालूमात हासिल करने और वर्दी उतारने में क्या ताल्लुक है? एक इतनी छोटी सी बात नहीं मान रहे आप मेरी, तो भला इस बात से मैं क्या उम्मीद रखूं कि आगे चलकर आप मेरी बात मानेंगे? और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो भला मैं क्या कर सकूंगा? हाँ ये तो है। अच्छा चलो ठीक है। शमशेर सिंह अपनी वर्दी उतारने लगा। आखिर में वो सिर्फ ज़ेरी लिबास में रह गया। मैंने अपना लिबास उतारकर उसकी वर्दी पहनी। वह हैरान निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने पिस्तौल हाथ में लेकर कहा, अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। शमशेर सिंह जी, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। जो इंसान जिंदगी में किसी पर एतबार नहीं करता उसकी यही हालत होती है। आप कुछ भी नहीं मालूम कर सकेंगे। मैं जो कुछ कह रहा हूँ या कर रहा हूँ उसका एक खास मकसद है। पिस्तौल फेंक दीजिए आप। मगर तुमने मेरी वर्दी पहनकर मेरा हुलिया इख्तियार कर लिया है। आपकी शक्ल तो नहीं इख्तियार की, मैंने कहा और वो सोचने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है। फिर उसने पिस्तौल एक तरफ रख दिया और मुझसे बोला, अब बताओ। बताता हूँ आपको। मैं उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। वो मेरा चेहरा देखने लगा। मैंने अपनी जेब से मास्क निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगाने लगा। मास्क लगाकर मैंने सबसे पहले उसका चेहरा देखा और नतीजा वही हुआ जिसकी तवक्को की जा सकती है। मेरा चेहरा शमशेर सिंह के चेहरे में बदल गया। शमशेर सिंह ने एक लम्हे मुझ पर गौर किया और फिर बौखलाकर खड़ा हो गया। ये क्या हुआ? जवाब में मैंने फुर्ती से पिस्तौल पर हाथ डालकर उसे उठा लिया। बस ये इतना हुआ कि शमशेर सिंह जी, आपके मुंह से आवाज़ निकली और मैंने आपके सीने में गोली मार दी। मैं तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। शमशेर सिंह जी बर्क रफ्तारी से मुझ पर झपटे, लेकिन मैं तैयार था। मेरी लात उनके पेट पर पड़ी। फिर वह पेट की तकलीफ से नीचे झुके। पिस्तौल का दस्ता उनके सर पर, फिर दूसरा दस्ता भी मारना पड़ा। चूंकि शमशेर सिंह अच्छे खासे ताकतवर आदमी थे, ये काम करने के बाद मैंने उन्हें देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होते जा रहे थे। खोपड़ी तिड़क गई थी और सर के पिछले हिस्से से खून नमूदार होने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, माफ़ी चाहता हूँ शमशेर सिंह महाराज, गलती हो गई। और इसके बाद मैंने अपने हुलिये का जायज़ा लिया। शमशेर सिंह जी को घसीटकर एक कोने में लिटाया। फिर पिस्तौल हॉलिस्टर में लगाकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जाने बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाहर मौजूद संतरी होशियार होकर मुझे सलूट करने लगे। मैंने भारी लहजे में कहा, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो। उनमें से एक संतरी ने फ़ौरन ही मेरे हुक्म पर अमल किया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। तब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ थाने की इमारत के बैरूनी हिस्से में पहुंचा। बाहर पुलिस जीप खड़ी हुई थी। थोड़े फासले पर एक संतरी था, गालिबन इसी जीप का ड्राइवर। दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, सर चलना है, चाबी मुझे दे दो। मैंने कहा और उसने जल्दी से चाबी मेरे हवाले कर दी। मैं जीप पर बैठा, जीप स्टार्ट की और उसके बाद उसे थाने की इमारत से बाहर निकाल लाया। बाहर सड़कें सुनसान पड़ी हुई थीं। इक्का दुक्का रोशनी नजर आ रही थी। मैं जीप दौड़ाता रहा और मेरा जहन ना जाने कैसे कैसे ख्यालात में डूबा रहा। बहरहाल ये सब कुछ ज़रूरी था, लेकिन अब यह भी ज़रूरी था कि मैं इस लिबास से छुटकारा हासिल कर लूँ। मास्क उतारने के बाद चेहरा मेरा अपना ही होता, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी था कि मैं इस जगह से ही निकल जाऊँ, ताकि वो लोग जो मेरी तलाश में सरगर्दा हों मुझे तलाश न कर सकें। चुनांचे ये फैसला करने लगा कि लिबास कहाँ से तब्दील किया जाए और कहाँ से हुलिये को बदला जाए। रात की खामोशियाँ और सन्नाटे इस सिलसिले में मुआविन थे। किसी घर में चोरी ही करनी पड़ेगी। लिबास और थोड़ी सी करेंसी की ज़रूरत थी। हालांकि अगर मैं चाहता तो वापस पूरन माशी के महल में भी जा सकता था, लेकिन वहाँ के हालात खासे ख़राब होंगे। बेहतर तो यह है कि अब यहाँ से निकल ही जाऊँ, वरना जहन अगर अली फैज़ान में अटक गया तो फिर उलझनों का शिकार हो जाऊँगा। बिलाखिर ऐसे भरे पूरे इलाके में जीप रोकी जहाँ रिहायशी मकानात थे और रात के इस पहर मध्यम खामोशियाँ तारी थीं। जीप से उतरने के बाद मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर एक ऐसे मकान की जाने बढ़ गया जिसके दरवाजे पर मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। तकदीर आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। आज एक और दिलचस्प मरहले का आगाज हो रहा था। पुलिस की वर्दी में मलबूस एक बाइज्जत पुलिस ऑफिसर, जिसे यकीनन यहाँ के लोग पहचानते होंगे, चोरी करने के लिए घर के दरवाजे का रुख कर रहा था। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात और कोई नहीं हो सकती थी। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मैं उस गेट के करीब पहुँच गया और फिर ये जायज़ा लेने लगा कि इससे दाखिल होने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है। इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि गेट से कूदकर अंदर जाऊं। कोई चौकीदार वगैरह तो मौजूद नहीं था। वैसे भी मकान बस दरमियाना सी हैसियत का ही था। ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई बहुत शानदार आदमी रहता होगा। मुझे इससे कोई गर्ज भी नहीं थी। मुझे तो बस एक जोड़ी कपड़े दरकार थे और भूख भी लग रही थी।
अगर मकान के बावर्ची खाने में खाने पीने की कुछ अशिया मिल जाएं तो क्या ही बात है। बहरहाल दूसरी जानिब कूदने के बाद आगे बढ़ता चला गया। मकान की दोनों मंजिलों में रोशनी थी। मैं ये जायजा लेने लगा कि दाखिल होने के लिए पता नहीं दरवाजे की क्या कैफियत हो। फिर मैं बड़े दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक ही दरवाज़ा खुल गया और मेरा हुलिया ही बिगड़ गया। हालांकि पुलिस की वर्दी में था, इसलिए मैंने भी यही सोचा कि अगर ऐसी किसी कोशिश में देख भी लिया गया तो बहाना किया जा सकता है। मसलन ये कि मैं किसी मुजरिम की तलाश में आया हूँ जिसे मैंने इस घर में कूदते देखा था। पुलिस की वर्दी थी, ये फ़ायदा था, और फिर शक्ल सूरत भी वही थी। लेकिन अंदर से निकलने वाले जो मुलाजिम टाइप का आदमी मालूम होता था, मुझे देखा और उसका मुंह खुला। फिर वो बोला, सलाम मालिक, ऐसे कैसे आ रही हैं आप? क्या? मेरे हलक से घिघियाई हुई सी आवाज़ निकली। आइए, अंदर आ जाइए। बड़ी मालकन जाग रही हैं, आपका इंतज़ार कर रही थी। खोपड़ी पर बिच्छू डंक मारने लगे। कोई एक बात जो समझ में आई हो, ना जाने क्या बकवास कर रहा है ये पागल आदमी। लेकिन जिस तरह वो दरवाजे से बाहर हट गया था, उसके बाद यही मुनासिब था कि इसकी गलत फहमी को कायम रहने दिया जाए और अंदर दाखिल हो जाया जाए। मैंने यही किया। ये एक छोटा सा ड्राइंग रूम था जिसमें सोफ़े और फर्नीचर वगैरह पड़े हुए थे, और सामने ही सोफ़े पर एक उम्र रसीदा औरत बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और बोली, चाहे कितना ही तू अपनी पत्नी का गुलाम बन जाए शमशेर, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा इंतज़ार इसी तरह करती रहूँगी। हालांकि तूने मुझे कहा था कि जल्दी आ जाएगा, मगर यह है तेरे आने का वक्त। कमरे में तेज़ रोशनी थी और इस तेज़ रोशनी में किसी के चेहरे को देखना कोई मुश्किल काम नहीं था। उम्र रसीदा औरत हो सकता है कमज़ोर निगाह की मालिक हो, लेकिन वो आदमी जो बाहर निकला था और जिसने मुझे मालिक कहकर पुकारा था, वो तो अच्छा खासा होशमंद था। ये चक्कर क्या है? औरत की आवाज़ फिर से सुनाई दी, बैठ जा बैठ जा, या फिर जा कपड़े बदल कर आ जा, मैं खाना लगवाती हूँ तेरे लिए। नहीं, ठीक है, मैंने कहा और औरत चौंक कर मुझे देखने लगी। क्या ठीक है? सब ठीक है। तूने देखा, आज भी वो सो रही है, गहरी नींद सो रही है। अरे मैं कहती हूँ शमशेरे, ऐसी धर्म पत्नी का क्या फ़ायदा जिसे इतनी भी चिंता ना हो कि पति कब नौकरी से वापस आता है, कब जाता है। सुबह जब तू गया था तब भी वो सो रही थी, और अब भी देख ले। जागने वाला कौन है? तेरी अम्मा। मैं जाग रही थी तेरे लिए, सारा जीवन ही तेरे लिए जागती रही हूँ। ऐसी धर्म पत्नी को चूल्हे पर रखकर आग लगा दे, क्या फ़ायदा इससे? अरे खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? जा कपड़े बदल कर आ, खाना लगवाती हूँ तेरे लिए। मैंने खुद भी खाना नहीं खाया। मैं सर खुजाता हुआ वापस पलटा और उसी वक्त मेरी निगाहें कॉर्नर पर रखी हुई एक तस्वीर पर पड़ी और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। चंद ही लम्हों के अंदर अंदर सारा खेल मेरी समझ में आ गया। क्या ही दिलचस्प इत्तफाक हुआ था। मैं जो नादानिस्तगी और लाइल्मी में शमशेर सिंह के घर में ही घुस आया था, लिबास और खाने की तलाश में, और चूंकि शमशेर सिंह की वर्दी और शमशेर सिंह के रूप में था, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हो पाई। दिल चाहा कि इस दिलचस्प इत्तफाक पर जी भरकर कह लगाऊं। उधर शमशेर सिंह महाराज उस कमरे में बंद पड़े होंगे, और जो ज़रबें मैंने उसके सर पर लगाई हैं उससे कम अज़ कम वो चंद घंटों तक तो होश में नहीं आ सकेंगे। बाकी चूंकि मैं वहाँ मौजूद पहरेदारों को दरवाज़ा बंद रखने की हदायत देकर आया हूँ, फिर कमरे तलाश करता हुआ बिल आखिर उस कमरे में जा पहुँचा जहाँ एक मोहतरमा शाबुख्वाबी के लिबास में मुसहरी पर गहरी नींद सो रही थी। माजी की बहुत सी बातें मेरे जहन में आईं, लेकिन मैं किसी और दिल को दागदार नहीं करना चाहता था। बस इतना ही काफ़ी था जितना कर रहा हूँ। चुनाचे अलमारी में से तलाश करके एक लिबास निकाला, उसे तब्दील किया। सारी बातें समझ में आ रही थी। ये मोहतरमा जो सो रही हैं शमशेर सिंह की बेगम है, और शमशेर सिंह का ज़रा भी ख्याल नहीं रखती। शमशेर सिंह की माँ ही उसका ख्याल रखती है। बहरहाल इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उसमें कोई ऐसा अलमिया शामिल नहीं करना चाहता था जो किसी के लिए गम का बाइस हो। अब ये मेरी फितरत का एक हिस्सा था। चुनाचे लिबास तब्दील किया, वर्दी टांगी और बाहर को निकलने लगा तो अचानक ही आवाज़ सुनाई दी, कहाँ मरने जा रहे हो? मैं चौंक कर पलटा तो बिस्तर पर सोई हुई मोहतरमा कोहनियों के बल टिकी हुई वसीली नज़रों से मुझे घूर रही थी। वो जाग गई थी। हालांकि मैं उसके जागने से बचना चाहता था। मैं रुककर उन्हें देखने लगा। उसी बुढ़िया ने पट्टी पढ़ाई होगी मेरे खिलाफ। अरे नहीं, माता जी ने तो कुछ नहीं कहा। शमशेर, बहुत कुछ बिगड़ चुका है मेरा। बहुत तंग आ गई हूँ मैं अब इन हालात से। अच्छा, क्या वाकई मजाक उड़ा रहे हो मेरा? ये तुम्हारे घर आने का वक्त है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस वक्त क्यों आए हो? वापस जा रहा हूँ, इधर आओ, उसने कहा और मैं आगे बढ़कर उसके सामने पहुँच गया। शक्लो सूरत की अच्छी थी, लेकिन चेहरे ही से लगता था कि बड़ी तेज़ मिजाज है। उसके सामने पहुंचा तो वो बोली, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, यकीनन होंगे। जवान हूँ, बूढ़ी नहीं हो गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? और तुम मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हो? क्या सलूक कर रहा हूँ? मैं तन्हा पड़ी रहती हूँ, मगर मेरी ड्यूटी, भाड़ में जाइए ड्यूटी। तो क्या नौकरी छोड़ दूँ? बिल्कुल छोड़ दो।
उसके बाद हम क्या करेंगे? झक मारेंगे? कितने अरसे तक? देखो, मैं कहती हूँ होश संभाल लो अपने। ठीक है, अभी संभाल कर आता हूँ, मैंने कहा और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए तो वो गुर्रा कर बोली, रुकोगे नहीं? भूखा हूँ, भाड़ में जाओ। अच्छा, मैंने कहा और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर दरवाजे से बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली। कमबख्त बलाए जान ही बनती जा रही थी। वैसे सूरत हाल का मुकम्मल अंदाज़ा होता जा रहा था मुझे। खासी खतरनाक औरत हैं, और अगर शमशेर सिंह जी खुद भी मुझसे अपना जायचा बनवा लेते तो फिर उनके बारे में भी मुझे ये बताने में कोई दिक्कत नहीं होती कि वो महीने में कितनी बार अपने बेगम से पिटे हैं। दिलचस्प पहलू था और मुझे इन बातों पर हंसी आ रही थी। वहाँ ड्राइंग रूम में मोहतरमा वालदा साहिबा या अपने दीन धर्म के मुताबिक माता जी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वही मुलाजिम जो था, जो शायद रात को जागता रहता और जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ कि रंगू था। सेंटर टेबल पर खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था। माता जी ने कहा, चल बैठ, खाना खा। मैंने खाने की तरफ देखा। पूरियाँ, भाजी, तरकारी, मोतीचूर के लड्डू, बस ये चीज़ें थीं। बहरहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो खाने में दिक्कत हुई। चुनाचे मैं इत्मीनान से खाने के लिए बैठ गया। वो जागी तो नहीं? जाग गई थी। मैंने कहा, मेरे खिलाफ भड़का रही होगी तुझे। हाँ। शमशेर, देख अब भी मान ले मेरी, मैं तो कह रही हूँ उसे मैके पहुँचा दे। माता जी, हो सकता है ठीक ही हो जाए, तू आस लगाए बैठा रहे। मैं जानती हूँ वो ऐसी शय है जो कभी ठीक नहीं होती, फिर भी कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। करता रहे कोशिश, भाड़ में जा, बेहतर है। मैंने कहा। सब लोग मुझे भाड़ में भेजने के लिए सरगर्दा थे, लेकिन बहरहाल ये दिलचस्प लम्हात तो गुजारने ही थे और थोड़ा सा काम भी करना था। चुनाचे खाना खाने से फारिग हुआ और फिर मैंने कहा, माता जी अब आप आराम से सो जाइए। चल रंगू, बर्तन उठा ले और मैं आराम से सो जाऊँ। माता जी आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अरे अब सब कुछ हो चुका है, तब तुझे ख्याल आया है मेरी सेहत का? अब रखा क्या है मुझ में? भगवान आपको जीता रखे। मैंने कहा, भगवान तो खैर मुझे जीता रखे हुए है, लेकिन तेरी धर्म पत्नी मुझे जीता नहीं छोड़ेगी। अरे मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, कोई आपको नुकसान पहुंचा कर तो देखे। बस बस, ज़्यादा मर्द बनने की कोशिश मत कर, सुन लेगी तो मार मार कर शक्ल बिगाड़ देगी तेरी, बना है पुलिस वाला। माता जी बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से निकल गईं और मैं दिलचस्पी से गर्दन खुजाते हुए सोचों में डूब गया। लेकिन बहरहाल अब इससे ज़्यादा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। कुछ काम बन जाए तो सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। उधर बेगम साहिबा यानी मेरी धर्मपत्नी कमरे में जाग रही थी, और अगर वहाँ दोबारा पहुँचने की कोशिश करूँ तो पता नहीं क्या सूरत हाल हो। लेकिन वो मेरा बेडरूम था और हो सकता है कुछ रकम वगैरह भी मौजूद हो, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, और मुख्तलिफ कमरों में घूमता फिरा। हर चीज़ का जायज़ा ले लिया, लेकिन वहाँ मुझे रकम नहीं मिली थी। फिर एक कमरे से निकल रहा था कि धर्मपत्नी जी मुझे अपने कमरे से बाहर निकलती हुई नजर आईं। गुस्से से आग बबूला तेज तेज कदमों से एक तरफ जा रही थीं। मैं फौरन ही एक सतून की आड़ में हो गया और मैंने उन्हें ऊपर की मंजिल की तरफ जाते हुए देखा। गालिबन मेरी तलाश में निकली थीं। ऊपर की मंजिल में माताजी मौजूद थीं। सोच रही होंगी कि मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ। चुनाचे अब उनसे लड़ने झगड़ने के लिए निकली थीं। मैंने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। चुनाचे मैं फ़ौरन ही अपने बेडरूम में दाखिल हो गया और यहाँ मेरा दाखिल होना कारआमद साबित हुआ। मुझे एक जगह से अच्छी खासी रकम दस्तयाब हो गई। मैंने इत्मीनान से वो करेंसी अपनी जेब में मुंतकिल की और इसके बाद फुर्ती से बाहर निकल आया। ऊपर की मंजिल से धर्मपत्नी जी के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब इस मसले में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैं वहाँ से बाहर निकलकर तेज़ी से अहाते के बाहर जाने वाले रास्ते की जानिब चल पड़ा और फिर इस जगह से निकलकर तेज़ रफ्तारी से एक सिमत। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने चेहरे से वो मास्क उतार कर जेब में रख लिया, जो मेरा चेहरा शमशेर सिंह जैसा बनाए हुए था। इससे कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर था कि लोग मुझे शमशेर सिंह की हैसियत से नहीं देख पाएंगे। वैसे भी मैं अब यहाँ से निकल जाने का फ़ैसला कर चुका था और इसके लिए मैं जानता था कि मुझे किस तरफ जाना है। रेलवे स्टेशन तलाश करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। फिर रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ ही था और ये सोचकर दाखिल हुआ था कि मालूम करूं कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है कि अचानक ही मेरे सामने खड़ी हुई एक ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। पता नहीं दिमाग ने क्या फ़ैसला किया, मैं तेज़ रफ्तारी से उछलकर ट्रेन के एक सामने नजर आने वाले कंपार्टमेंट में चढ़ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था, लेकिन अंदर दाखिल होकर मैंने हैरत से देखा कि पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ एक सीट पर एक शख्स नीम दराज था और चादर ओढ़े हुए था। कंपार्टमेंट में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि टिकट चेक कराएगा, टिकट तलब करेगा तो मैं उससे माजरत करके ये कह दूंगा
कि जल्दबाजी में सफ़र शुरू करते हुए मुझे टिकट लेने का मौका नहीं मिला। मैंने सोने वाले से काफ़ी फासले पर अपने लिए जगह बना ली, चूंकि ट्रेन पहले ही आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी थी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद उसने रफ्तार पकड़ ली और तेज़ होती चली गई। सोचा कि सोने की कोशिश करनी चाहिए। जागता रहा तो दिमाग ऐसे ही तमाम तर ख्यालात का शिकार रहेगा। मैं उलझन में मुब्तला रहूँगा। अब सोचने के लिए बहुत वक्त था। माहौल को पीछे छोड़ आया और आगे देखना था कि क्या करना है। मास्क मेरी जेब में रखा हुआ था। रजब अली के बारे में मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि बेचारा मेरे पास नहीं आ सकता, वरना ज़रूर आने की कोशिश करता। गर्ज ये कि सोचों के दरमियान ही आंखें झपकने लगीं और इसके बाद मैं गहरी नींद सो गया। नींद ने मुझे पुरसुकून कर दिया। मेरे लिए मंजिल का कोई तयन नहीं था, ना आने वाले वक्त के लिए कोई फ़ैसला किया था मैंने। बस कहीं भी पहुंच जाऊं और थोड़ा सा वक्त गुजार दूं। कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाएगी जिससे मेरी ज़िंदगी में कोई नयापन पैदा हो जाए। वक्त गुजरता रहा और ना जाने कितनी देर हुई थी कि अचानक ही मेरे कानों में एक आवाज़ सी उभरी और इसके साथ ही किसी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने बौखलाई हुई आवाज़ में आंखें खोल दी। मुझे झंझोड़ने वाला एक उधेड़ उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर वहशत नजर आ रही थी, हलक से कराही निकल रही थी। मैं चौंक कर सीधा हो गया और फिर बैठ गया। मर गया, हाय मैं मर रहा हूँ, भाई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने अपने आप को संभाल लिया। मेरे दिल में हमदर्दी की एक लहर उठी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, सीने में बड़ा सख्त दर्द है, बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी मदद करो। वो अपना सीना दबाते हुए बोला और मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैंने उसे सहारा दिया और उसे उठाकर एक सीट पर लिटाया और मेरी निगाहें उस तरफ उठ गईं जहां कोई शख्स चादर ओढ़े सो रहा था। लेकिन अब सिर्फ चादर पड़ी हुई थी और पूरे कंपार्टमेंट में कोई दूसरा आदमी नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये वही शख्स है जो पहले सो रहा था। मैंने उसे पेट पर लिटाया और उसके सीने की आहिस्ता से मालिश करने लगा। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर उसने कहा, पानी पानी, और मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। थोड़े से फासले पर एक थर्मस रखा हुआ था। मैं उसकी जानिब दौड़ गया। थर्मस में ठंडा पानी मौजूद था। मैंने जल्दी से थर्मस के ढक्कन में पानी निकाला और सहारा देकर उस उधेड़ उम्र आदमी को पानी पिलाया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। कहाँ दर्द है? मैंने पूछा। यहाँ यहाँ, बड़े साहब ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे खौफ महसूस हुआ कि उसको दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। चुनाचे परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगा। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा पानी पिलाओ, उसने कहा और मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया। फिर मैंने महसूस किया कि उसकी हालत अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मैं उसके सीने की हल्की हल्की मालिश करता रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो पुरसुकून हो गया। मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं उसकी खामोशी कोई और ना मायने रखती हो। चुनाचे मैंने उसे आहिस्ता से आवाज़ दी, सुनो अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोल दी, फिर मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखता हुआ बोला, भगवान तुम्हें सुखी रखे, अब ठीक हूँ। ज़्यादा तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही? नहीं, अब ज़्यादा नहीं, वरना मैं जंजीर खींचकर गाड़ी रोकने की कोशिश करूँ? क्या फ़ायदा होगा बेटा, गाड़ी रुक जाएगी। मुमकिन है रेलवे के अमले के लोग आपकी मदद कर सकें। अब रहने दो, तबीयत काफ़ी ठीक है, आप सोच लीजिए। हाँ बेटा, तुम जो मेरे सीने की मालिश कर रहे हो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बड़ा सुकून हुआ है मुझे। तो फिर आप आराम से लेटे रहिए, मैं मालिश करता हूँ। बेटा मैं तुम्हारा नहीं, कोई एहसान नहीं है मेरा, आप बड़े हैं मेरे। आपकी ज़िंदगी हर चीज़ से कीमती है, भगवान तुम्हें सुखी रखे, उसने कहा और खामोश हो गया। मैं हल्के हाथों से उसकी मालिश करता रहा और कुछ देर के बाद मैंने उसके चेहरे पर सुकून के आसार पाए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। अब शायद उस शख्स को नींद आ गई। मैं भी फिर नीम गनूदगी की कैफियत का शिकार हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुबह की रोशनी फूटने लगी। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि क्या वक्त हुआ है। जब मेरी आंख खुली, मेरे जहन में वही शख्स आया और मैंने आहिस्ता से उठकर उसकी जानिब निगाहें दौड़ाईं। वो जाग रहा था और बैठा हुआ था। अब उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। उसे इस तरह पुरसुकून देखकर मुझे खुशी हुई और मैं खुद भी उठकर बैठ गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए ये अच्छी बात है। बेटा रात को तो तुम मेरे लिए देवता बनकर आई। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि तुम कब इस कंपार्टमेंट में दाखिल हुए, बस ऐसे ही आ गया था मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए भगवान ने कोई देवता ही भेजा, मगर आप बिल्कुल तन्हा सफ़र कर रहे थे। हाँ बस इत्तेफाक है, कुछ लोग थे लेकिन एक एक करके सभी उतर गए। चलिए ठीक है। बेटा नाम नहीं बताओगे अपना? नाम? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, जहन में कुछ ख्यालात आए।
मैंने सोचा कि कम से कम इस शख्स का थोड़ा बहुत साथ हासिल करना चाहिए। वह चूंकि अब तक भगवान और उसी के नाम लेता रहा था, अपने लिबास और हुलिये से भी हिंदू धर्म का ही मालूम होता था। चुनाचे मैंने उससे कहा, मेरा नाम धर्म है। अच्छा, मेरा नाम विजय शंकर है, उसने जवाब दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा तो जवाब में उसने एक शहर का नाम बताया। फिर मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बस विजय शंकर महाराज, भगवान जहाँ भी ले जाए। क्या मतलब? संसार में कोई नहीं है मेरा, भटका हुआ हूँ, किसी आवारा रूह की मानिंद भटकता ही रहता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, और कोई जीवन नहीं है मेरा। माता पिता? बस ना माता ना पिता, ना बहन ना भाई, कोई भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर जो सच्चाई नजर आ रही है, मैं क्या कहूँ तुमसे, कैसे कहूँ? क्यों, क्या मतलब? बेटा देखो, संसार में इंसान हमेशा किसी के काम आता रहता है। हर एक का काम एक दूसरे से निकलता है। अगर तुम इस वक्त रेल में ना होते तो जीवन तो भगवान ने मुझे दिया था, जिंदा तो रहता, लेकिन पता नहीं क्या हालत होती। तुमने मेरी मदद की, और अब जबकि ये बात मेरे इल्म में आ गई है कि तुम संसार में अकेले हो, तो क्या तुम मुझे इस बात का मौका नहीं दोगे कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ सोचूं? विजय शंकर महाराज, इंसान बड़ा लालची होता है। एक छोटा सा एहसान करके उसका बहुत बड़ा सिला वसूल करने की कोशिश करता है। आप इतनी रहमदिली का मुजाहरा ना करें, बस ठीक है। मोहब्बत से बात कर ली आपने, इतना ही काफ़ी है। गोया तुम मेरे साथ चलने से इनकार कर रहे हो। बिला वजह आपको परेशानी होगी तो कैसी परेशानी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं बताऊँ, क्या कहोगे? चलिए बताइए। ये कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। देखो, वहाँ मेरे बाल बच्चे हैं, पूरा परिवार है। तुम भी हमारे साथ आराम से रह सकते हो। कोई मुझसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो मैं कह दूंगा कि मेरे दोस्त का बेटा है। तुम्हें इज्जत से हम अपने साथ रखेंगे। बस अब और मना ना करो। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। मैंने दिल में कहा कि विजय शंकर महाराज, देखें आपके साथ कौन सी नई कहानी वाबस्ता हो जाती है। मेरी तो जिंदगी ही लातादाद कहानियों से इबारत है। मुमकिन है किसी नई कहानी का आगाज ही हो जाए। बस ठीक है। फिर टिकट कलेक्टर आ गया। उसने मुझे देखा और बोला, आपका टिकट? मैंने नहीं बनवाया, आप बना दीजिए। मैंने जेब से रकम निकाली और टिकट कलेक्टर ने खामोशी से मेरा टिकट बनाकर मेरे हाथ में थमा दिया। फिर वो शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। विजय शंकर ने कहा, बेटा नाश्ते का वक्त हो गया है, मैं तो नाश्ता नहीं करूँगा, लेकिन तुम अपने लिए खाना मंगवा लो, या फिर ऐसा करो कि डाइनिंग कार में चले जाओ, वहाँ तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा। रहने दीजिए, हो सकता है इधर ही कोई आ जाए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, जाओ नाश्ता कर लो। मैं वाकई नाश्ते की ज़रूरत महसूस कर रहा था। चुनाचे मैं डाइनिंग कार की जानिब चल पड़ा और फिर वहीं बैठकर मैंने नाश्ता किया। वक्त गुजरता जा रहा था। काफ़ी देर के बाद मैं वापस पलटा और मैंने विजय शंकर से पूछा कि वो कुछ ना कुछ खा लें, तो वो कहने लगे, असल में मैं गैस का मरीज़ भी हूँ। रात का दर्द हो सकता है गैस ही की वजह से हो। अब मेरा कुछ ना खाना ही बेहतर होगा। मैंने भी अब कोई जिद नहीं की। वक्त गुजरता रहा और इसके बाद ये सफ़र एक जगह ख़त्म हुआ। ये जगह मैंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन स्टेशन ही से ही अंदाज़ा हो गया कि हसीन तरीन जगह है। ये एक हिल स्टेशन था जिसका नाम भी मैंने पहली ही बार सुना था, रंगगढ़ी। रंगगढ़ी स्टेशन पर हम उतरने के लिए तैयार हो गए। मैंने विजय शंकर जी से पूछा, क्या आपको लेने कोई नहीं आया, जबकि आपने कहा था कि वहाँ आपके सारे बाल बच्चे हैं? मेरा मतलब है कि रंगगढ़ी में। जवाब में विजय शंकर जी मुस्कुरा दिए, फिर बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई ना कोई लेने आया ही होगा। और उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त निकला। वहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए कई अफराद मौजूद थे। एक अच्छी शक्ल का नौजवान आदमी, एक उम्र रसीदा आदमी, कुछ मुलाजिम टाइप के लोग। वो सारे के सारे विजय शंकर के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें सहारा देकर नीचे उतारा। मैं भी नीचे उतर गया। विजय शंकर ने पलट कर कहा, आओ धर्म, तुम क्यों रुक गए बेटा, आओ आगे आओ। और फिर वो उस उम्र रसीदा शख्स की तरफ, जिसकी उम्र 40-42 साल होगी, रुक करके बोला, अजय से अपने साथ लो, ये मेरे बेटे समान है। अच्छा, आइए धर्म महाराज आइए, अजय ने खुश इखलाकी से कहा। नौजवान भी मेरे करीब आ गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप दादाजी के बेटे समान हैं तो फिर हमारे तो चाचा हुए। मगर बड़ी अजीब बात है कि चाचा भतीजे की उम्र में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वैसे मेरा नाम सुंदर है, सुंदरलाल। किसने रखा है तुम्हारा ये नाम सुंदर? मैंने उसे मुस्कुराती निगाहों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, माता पिता ने रखा होगा, और किसने रखा होगा? सुंदर घबरा कर बोला, बड़ा खूबसूरत नाम रखा है। मेरा मतलब है अगर तुम्हारा इसके अलावा कोई और नाम होता तो अच्छा ना लगता, मैंने कहा। इसका मतलब है कि आप मेरी तारीफ़ कर रही हैं, सुंदर ने कहा और मैं मुस्कुरा दिया।
फिर हम सब वहां से आगे बढ़ गए। स्टेशन के बाहर एक खूबसूरत सी लंबी गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके साथ ही दूसरी 2 गाड़ियां। विजय शंकर उस बड़ी गाड़ी में बैठ गई, मैं और सुंदर भी उसमें थे, और इसके बाद दूसरी गाड़ियों में दूसरे अफराद। चुनाचे हम सब आगे बढ़ते चले गए। मैंने उस आबादी को देखा। सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं थीं, लेकिन साफ सुथरी बनी हुई थीं। फिर मुख्तलिफ रास्ते तय करते हुए हम एक खूबसूरत से मकान के सामने रुक गए। मकान बहुत आला दर्जे का नहीं था, लेकिन बड़ी नफासत से बना हुआ था और उसका अहाता भी अच्छा खासा था। वैसे जिस बस्ती में हम लोग उतरे थे ये काफ़ी खूबसूरत थी और मैं इसके हुस्न से काफ़ी मुतासिर हुआ। मकान के दरवाजे के सामने गाड़ियां रुक गईं और हम लोग दरवाज़ा अबूर करके उस अजीमोशान बैठक में दाखिल हो गए जो काफ़ी बड़ी थी। उसके दूसरी जानिब उस मकान के दूसरे हिस्से फैले हुए थे। मकान का तर्ज तामीर एक ख़ास किस्म का था। मुझे उसी बैठक में आराम के लिए छोड़ दिया गया। सुंदर बहुत दिलकश और अच्छी तबीयत का नौजवान था। मुझसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहा था और उसकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो मेरी आसाइशों का ख्याल रखे। उसने बैठक में ख़ास तौर से मेरे लिए कुर्सियां लाकर रखीं। एक उम्दा बिस्तर यहाँ पड़ा हुआ था। कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, हाँ जनाब, तो आपका नाम धर्म है? हाँ, नाम तो बहुत बड़ा है। नहीं, छोटा सा नाम है। धर्म से बढ़कर और क्या हो सकता है? हाँ, ये बात तो है। इस लिहाज से आप बहुत बड़े हुए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपके दादाजी हैं वो? मैंने सवाल किया। पंडित विजय शंकर? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो मेरे दादाजी हैं। वैसे हम लोग यहाँ नहीं रहते। क्या मतलब? हम तो यहाँ आए हुए हैं। हमारा क्या मुस्तकिल यहाँ नहीं है, बल्कि एक दूसरी जगह से हम यहाँ यात्रा के लिए आए हुए हैं और ये घर हमारे पिताजी के दोस्त का है। ये मुझे नहीं मालूम था। मगर आपके दादाजी कहाँ से आ रही हैं? बस ये एक लंबी कहानी है जो बाद में आपको सुनाएंगे। दादाजी तो अपने घर से आ रही हैं। हम यहाँ उनके आने से पहले आ गए थे। तो दादाजी को आप लोग क्यों छोड़ आए थे? असल में कुछ काम थे। चुनाचे उन्होंने खुद ही हमसे कहा कि वो कुछ वक्त के बाद आएंगे। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कोई कारोबार करती हैं? मैंने पूछा। हाँ, हमारे तेल साफ करने के कारखाने हैं जिनमें बहुत से लोग काम करती हैं। गोया इसका मतलब है कि अच्छा खासा कारोबार है आपका? हाँ, भगवान की दया है, सुंदर ने कहा। ठीक, मैंने आस्था से कहा। सुंदर बोला, लेकिन दादाजी की आपसे मुलाकात कहाँ हो गई? ट्रेन में। अच्छा, आप भी इधर आ रहे थे? हाँ, लेकिन ट्रेन में आपके दादा सख्त बीमार हो गए थे। क्या मतलब? सुंदर चौंक पड़ा। हाँ, बहुत सख्त बीमार हो गए थे। दादाजी दिल के मरीज हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। क्यों? बस उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ तबीयत ऐसी हो गई थी। डॉक्टरों का भी यही ख्याल है, सुंदर ने मध्यम लहजे में कहा। क्या मतलब? डॉक्टरों का ख्याल है कि दादाजी को दिल का मर्ज नहीं, अलबत्ता कुछ अजीब सी कैफियत है। अगर हम लोग ज़रा सा जहन पर काबू ना पा सकें तो फिर यही कह सकते हैं कि दादाजी किसी पुरस्रार मर्ज का शिकार हैं। पुरस्रार मर्ज? हाँ, आप यूं समझ लीजिए कि एक लंबा चक्कर है, लंबा जाल है। मगर आप भी क्या सोच रहे होंगे धर्म जी कि ज़रा सी मुलाकात हुई और आपसे ना जाने क्या क्या कहने बैठ गया। नहीं, जब 2 इंसान मोहब्बत और सादगी से एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर दिल की बातें ही किया करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझे ये बताएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैंने कहा, और सुंदरलाल गहरी सोच में डूब गया। वैसे मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अगर मेरी ज़िंदगी की दास्तान में पुरस्रार वाक़यात शामिल ना हो तो दास्तान नामुकम्मल रह जाती है। और बिलाखिर एक पुरस्रार कहानी फिर मेरे करीब पहुंच गई थी। लेकिन क्या? मेरी मुतजस्सस निगाहें सुंदर का जायज़ा ले रही थीं और मैं उसके बोलने का मुंतज़िर था कि अचानक एक आदमी हमारे पास पहुंच गया। सुंदर को उसकी मदाखलत नागवार गुजरी। उसने बिगड़े हुए लहजे में कहा, क्या बात है, क्यों आ मरे हो? वो, सुंदर महाराज, बड़े पंडित जी आप दोनों को बुला रही हैं। आने वाला आहिस्ता से बोला। बड़े पंडित जी? सुंदर चौंक कर बोला। हाँ, इस समय क्यों बुला रही हैं? ये तो वही जानते हैं जनाब, हमें क्या मालूम, आने वाले ने जवाब दिया। सुंदरलाल बुरा समूह बनाकर मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने कहा, कोई काम होगा सुंदरलाल, चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बैठ जाएंगे। दोनों को बुलाया है? सुंदर ने फिर आने वाले से पूछा। हाँ महाराज, खास तौर से दोनों को, आने वाले ने कहा और मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहरहाल पंडित विजय शंकर ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा था, कोई काम ही होगा। चुनाचे इस कदर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। हम दोनों आने वाले मुलाजिम के साथ चल पड़े। कुछ लम्हों के बाद हम उस बड़े कमरे के दरवाजे पर पहुँच गए जहाँ अंदर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुलाजिम ने हम दोनों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। बातें करने की आवाज़ में एक ऐसी आवाज़ थी जो ना जाने क्यों मुझे कुछ शनासा सी महसूस हुई, लेकिन याद नहीं आ सका।
कि ये किसकी आवाज़ है। अंदर और भी लोग मौजूद थे। मैं अंदर दाखिल हो गया। तमाम लोग बाअदब बैठे हुए थे और एक लंबी चौड़ी शख्सियत जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी और जिसके लंबे लंबे बाल कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे और जो सफ़ेद मलमल का एक बहुत बड़ा खूबसूरत कुर्ता और गालिबन उसी की धोती पहने हुए था। ये अजनबी आवाज़ उसी की थी, लेकिन मेरे लिए अजनबी नहीं थी। हाँ, ये अलग बात थी कि अब इस आवाज़ को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो उसने भी पलट कर देखा और मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। वो गुरु जगराजन राज था जो उसी शानो शौकत के साथ वहाँ बैठा हुआ था।